वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए। इस वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे केरल की जनसंख्या के विषय में, जिसमें वृद्ध लोगों का अनुपात बढ़ रहा है। समझेंगे कि आखिर इस संदर्भ में कौन कौन से नए डेटा हमारे सामने आए। वहीं जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे चीन के विषय में, जो अपनी परमाणु क्षमता का विस्तार तेजी से कर रहा है। समझेंगे इस संदर्भ में कौन सी नई रिपोर्ट हमारे सामने आई है। आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे केरल के विषय में। जैसा कि आपको पता है कि भारत के दक्षिण पश्चिमी सीमा पर अरब सागर और सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के मध्य में एक खूबसूरत सा राज्य है, जिसका नाम है केरल। इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। जिलों की संख्या यहाँ पर 14 है। जनघनत्व तो यहाँ पर 800 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। और इस राज्य की जो सीमा है वह तमिलनाडु और कर्नाटक के साथ लगती है। माही, जो कि पांडिचेरी का भाग है, इस राज्य के अंतर्गत आता है। क्षेत्रफल के अनुसार इस राज्य की जो स्थान है वह है 23वां, और जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका स्थान 13वां है। यहाँ की प्रमुख और आधिकारिक भाषा मलयालम है, क्योंकि इस राज्य में बच्चों के लिए काफी कुछ कार्य किया गया है। जैसे यहाँ पर 95% से लेकर 100% तक जो प्रसव होता है, वह अर्थात जो डिलीवरी होती है माताओं और बहनों की, अस्पतालों में होती है। इसी के कारण यहाँ पर शिशु मृत्यु दर कम है, मातृ मृत्यु दर कम है, और बच्चों के लिए एक जो है कि इन्वायरमेंट जो क्रिएट हुआ है वह काफी अच्छा है। और इसी सब चीजों को देखते हुए यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस राज्य को बेबी फ्रेंडली स्टेट का दर्जा दिया हुआ है। यहाँ पर यह जो राज्य है, इसकी पहचान इस रूप में है कि यहाँ पर सर्वाधिक संस्थागत प्रसव होता है, शिशु मृत्यु दर यहाँ पर सबसे कम है, और साथ ही साथ बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया है। इसके अलावा यहाँ की जो जनसंख्या है, अर्थात जो यहाँ पर आबादी है, उसको ह्यूमन रिसोर्स के रूप में कन्वर्ट करने पर भी ध्यान दिया गया है। इसी के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर तकनीकी क्षेत्र में आप देखेंगे कि यहाँ के लोग काफ़ी आगे आपको देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर एजुकेटेड फैमिली है। इसके कारण यहाँ के लोगों ने यह अब जो है कि एक टेंडेंसी अपनी बना ली है, इस तरह की वहाँ पर प्रवृत्ति विकसित हो रही है, जहाँ पर कम बच्चों को जो है कि डिमांड होती है। और इसी के कारण यहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट है, अर्थात बच्चों का जो जन्म दर है, वो काफ़ी कम है। और केरल जाना जाता है इस समय सबसे कम जनसंख्या फर्टिलिटी रेट वाले राज्य के रूप में। अर्थात यहाँ पर जो जन्म दर है वह काफी कम है, 1.7 है। जबकि अगर फर्टिलिटी रेट को आप देखें तो बिहार में 3.2 और उत्तर प्रदेश में 2.9% आपको देखने को मिलेगा। स्वाभाविक है, अगर देखा जाए तो बिहार से यह आधा ही है। और इस तरह से जब यहाँ पर फर्टिलिटी रेट कम है, अर्थात एक माता और पिता के द्वारा अपने को रिप्लेस करने के लिए जो बच्चों की संख्या है वह कम है, तो स्वाभाविक है जनसंख्या में क्या आएगी, कमी आएगी। और कमी जब आएगी तो बच्चे तो कम हो रहे हैं, लेकिन जो माता पिता हैं वो क्या होंगे, वृद्ध होंगे। और इसी के कारण यहाँ पर जो है कि वृद्ध लोगों का अनुपात बढ़ रहा है, और बच्चे जो युवा आबादी है, जो बच्चों के रूप में है, वह आबादी क्या हो रही है, घट रही है। आपको एक जो फॉर्मूला है ये तो पता ही है कि जहाँ पे फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होती है, अर्थात जहाँ पर अधिक बच्चों का जन्म होता है, वहाँ पर क्या होगा, युवा आबादी होगी। वह बच्चे बड़े होंगे, युवा के रूप में कन्वर्ट होंगे। और जहां पर फर्टिलिटी रेट कम होगी, वहां पर क्या होगी, वृद्ध आबादी का अनुपात ज्यादा होगा। तो यही चीज यहां पर केरल में देखने को मिल रही है। और केरल इस समय भारत का सर्वाधिक तेजी से बूढ़ा होता हुआ राज्य है। इस समय जो राज्य की लगभग 20% जो आबादी है वह वृद्ध हो चुकी है, और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का अनुपात जो 2011 में 13% था, वह 2036 में बढ़कर 23 से 24% हो सकता है। अर्थात आने वाले समय में यहाँ पर जो वृद्ध व्यक्तियों का अनुपात है वह बढ़ेगा। अभी भी लगभग हर 5 में से जो है कि एक व्यक्ति यहाँ पर क्या हो चुका है, वृद्ध हो चुका है। यह सब कैसे हुआ है, दरअसल यहाँ पर जो घटती प्रजनन क्षमता है, और उसके वजह से यहाँ पर जो बच्चों का अनुपात कम हुआ है, तो जो वृद्ध लोग हैं उनका अनुपात क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और इस तरह से केरल में एक जनसांख्यिकी बदलाव देखा जा रहा है। ये जनसांख्यिकी बदलाव कुछ उसी रूप में है जो हम यूरोप के देशों में, या जो है कि अमेरिका के कई राज्यों में देखते हैं, या कुल मिलाकर जो विकसित देशों में हम देखते हैं, जहां पर जनसंख्या में क्या हो रहा है, जो आश्रित वर्ग है, जिसमें
में हम जो बुजुर्ग लोगों को रखते हैं उनका अनुपात बढ़ रहा है। और आने वाले समय में अगर देखा जाए तो यहाँ पर अर्थात केरल में 2041 तक 28.2% लोग वृद्ध होंगे और 2051 तक तो लगभग 34.3% आबादी यहाँ की वृद्ध हो चुकी होगी। तो क्या होगा, यहाँ पर जो ऐसे लोग हैं जो कि उत्पादक हैं अभी, आगे चलकर क्या हो जाएंगे, वो वृद्ध हो जाएंगे और यहाँ पर कार्यशील जो जनसंख्या का अनुपात है वह कम होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अन्य राज्यों में भी ऐसा हो रहा है। आपको मैंने एग्जांपल दिया कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या अभी तेजी से बढ़ रही है, वहां पे फर्टिलिटी रेट अभी ज्यादा है, जिसके वजह से वहां पर जो बच्चे हैं वो ज्यादा हैं और उसी के वजह से वहां युवा आबादी भी ज्यादा है। कुल मिलाकर इस राज्य को आने वाले समय में जो है कि अधिक उम्र के लोगों के लिए अलग योजनाएं लानी होंगी और वृद्ध आबादी को अपन जो है कि स्वास्थ्य और उसकी देखभाल के लिए यहाँ पर राज्य को अधिक खर्च करना होगा। लेकिन क्या इससे यह समझा जाए कि यह खराब इंडिकेशन है? नहीं, दरअसल ये बहुत अच्छी टेंडेंसी है कि यहाँ पर जो जनसंख्या है वह नियंत्रित हो चुकी है और यहाँ पर जो बच्चों का अनुपात है वह रुका है। लेकिन अन्य राज्यों में चूंकि यहाँ पर क्या है, अन्य राज्यों में जो जन्म दर है वो ज्यादा है, तो वहां के लोग यहाँ पर आकर अपने काम और अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इस तरह से अगर देश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस राज्य इस जो है कि कोई अंतर नहीं आने वाला है। हाँ, इस राज्य में क्या होगा कि जो उत्पादनशील लोग हैं वह 2050 के बाद काफी कम हो जाएंगे। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि जो वृद्ध आबादी है, यहाँ के जो लोग हैं वह तेजी से विकास कर रहे हैं, यहाँ की जीडीपी तेजी से बढ़ रही है। तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पर जो ऐसे कामों की प्रवृत्ति बढ़ेगी जो कि वृद्ध लोगों के द्वारा किया जा सकता है या 50 से अधिक उम्र के लोगों के द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं उनकी टेंडेंसी यहां पर बढ़ेगी। राज्य की जनसंख्या 2036 तक 3.34 करोड़ से बढ़कर 3.69 करोड़ हो जाएगी और इसमें से अधिकांश जो आबादी होगी वह किस रूप में होगी, लगभग 1/3 हम देखें तो वह आपकी जो है कि वृद्ध रूप में दिखाई देगी। जीवन प्रत्याशा भी यहां पर तेजी से बढ़ रही है और इसी के कारण अभी जो जीवन प्रत्याशा 72.19 है वह 2031 से लेकर 2035 तक 74.49 वर्ष हो जाएगी। तो इस तरह से समझ सकते हैं लगभग 75 वर्ष जीवन प्रत्याशा पुरुषों की 2031 से लेकर 35 तक हो जाएगी और महिलाओं की जो जीवन प्रत्याशा है 2031 से लेकर 2035 के बीच में 80 साल को क्रॉस कर जाएगी, जो कि काफी अच्छा है। शिशु मृत्यु दर यहाँ पर जो है कि तेजी से घट रहा है, इसी के कारण 2031-35 तक जाते जाते यहाँ पर 9 शिशु जो है कि प्रति 1000 पर संख्या होगी। अर्थात अगर 1000 बच्चों का जन्म होगा तो उसमें से सिर्फ 9 बच्चों की मृत्यु यहाँ पर होगी। स्वाभाविक है, यह टेंडेंसी यह बताता है कि यहाँ पर जो शिशु मृत्यु दर है उसको कम करने के जो प्रयास हैं काफी अच्छे किए गए। यहाँ का जो लिंगानुपात है 2011 में 1084 था, जो कि अब बढ़कर यहाँ पर क्या 2030 तक बढ़कर 1079 हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ पर क्या पता चलेगा कि यहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा होगी। 2001 से लेकर 2011 के बीच में यहाँ पर जो 10 की जनसंख्या वृद्धि हुई है वो 4.9% हुई है, जो कि भारत के सभी राज्यों में सबसे कम है। और यहाँ के कई राज्यों में अब नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि देखी जा रही है। नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि का मतलब है कि वहां पर अब जो है कि माता पिता अपने को रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात वहां पर एक माता पिता मिलकर 2 बच्चों का जन्म नहीं दे रहे हैं और इसके वजह से वहां पर जनसंख्या अब घटेगी। तो इस तरह से देखा जाए तो जनसंख्या कंट्रोल करने के मामले में और अपने जनसंख्या को अच्छे रिसोर्स देने के मामले में केरल ने बहुत अच्छा कार्य किया। वहीं अगर देखा जाए तो जो अभी भी कुछ राज्य हैं जहां पर क्या है कि काफी तेजी से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उसमें बिहार का नाम ले सकते हैं, उत्तर प्रदेश का नाम ले सकते हैं, छत्तीसगढ़ का नाम ले सकते हैं, कई अन्य राज्यों का आप ले सकते हैं जो कि उत्तर भारत के हैं। अगर पूरे देश में बात करें तो इस समय पूरे देश में 46.9% लोग युवा हैं और यह जो 46.9% लोग युवा हैं इसमें से 47.4% पुरुष हैं और 46% लगभग महिलाएं हैं।
57.2% की जो आबादी है वह 25 साल से कम है हमारे देश में, और सर्वाधिक युवा आबादी वाला जो राज्य है वो बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि जनसंख्या अभी भी तेजी से बढ़ रही। अब हम बात करेंगे चीन के अपने टॉपिक पर। तो मंगलवार को क्या हुआ, अमेरिकी कांग्रेस जो है, जो वहाँ का सदन है, वहाँ पर चीन की वजह से चिंता बनी रही। चिंता का कारण एक रिपोर्ट थी, जिस रिपोर्ट में दावा किया गया कि बीजिंग अर्थात चाइना 110 अन्य जो है कि मिसाइल साइलों का निर्माण कर रहा है। 110 अन्य मिसाइल साइलों का निर्माण करने का मतलब क्या है कि बीजिंग पहले से ही बहुत से मिसाइल साइलों अर्थात भूमिगत कक्ष का निर्माण कर चुका है, और वह कुछ अन्य क्षेत्रों का निर्माण कर रहा है। ये जो साइलो होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, मिसाइलों को रखा जाता है, उनकी टेस्टिंग की जाती है, उनका परीक्षण किया जाता है, कैसे दुश्मन को रोका जा सकता है, इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। मिसाइल साइलो जितने अधिक होंगे, इसका मतलब क्या है कि वह जो देश है वो अधिक से अधिक संख्या में मिसाइलों का निर्माण करके इन कक्षों में रख रहा है, और वहां पर मिसाइलों का जखीरा बढ़ा रहा है, उनका परीक्षण कर रहा है, और परीक्षण करके वह किसी देश या किसी राज्य को जो है कि टारगेट करना चाहता है। तो दरअसल यहां पर एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया कि बीजिंग 110 और जो है कि मिसाइल साइलों अर्थात भूमिगत कक्षों का निर्माण कर रहा है। अमेरिकन फेडरेशन ऑफ साइंटिस्ट अर्थात ईएफएस ने रिपोर्ट सोमवार को प्रस्तुत की, और उसने कहा कि उपग्रह के चित्रों से पता चलता है कि चीन अपने झिजियांग क्षेत्र के पूर्वी हिस्से में एक नई मिसाइल क्षेत्र का निर्माण कर रहा है, और इसी के कारण यह कहा जा रहा है कि चाइना आने वाले समय में जो है कि मिसाइलों का जो दौड़ है उसको बहुत तेज कर सकता है। दरअसल समीक्षकों के अनुसार चाइना के पास अमेरिका के पास लगभग 3800 जो है कि परमाणु बम है, जिसमें से उसने क्या किया, 1357 को तैनात किया हुआ है। तो चीन के पास अमेरिका और सोवियत संघ के तुलना में देखा जाए तो कम परमाणु क्षमता है, इसी के कारण वह परमाणु क्षमता से लैस मिसाइलों का जखीरा वो तेजी से बढ़ा रहा है, और यह जखीरा बढ़ाकर आने वाले समय में वह कहीं ना कहीं अमेरिका को सामने सामने तक जो है कि चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। दरअसल ये जो रिपोर्ट है, ये पहली रिपोर्ट नहीं है, एक माह पहले भी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें भी यह बताया गया था कि उत्तर पश्चिम स्थित शहर यूमेन का जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वहां पर भी चाइना इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अर्थात जो है कि आईसीबीएम जो है कि वह क्या कर रहा है, इसकी तैनाती के लिए उसने 100 से अधिक मिसाइलों का एक साइलो निर्माण किया है। जैसा कि अभी रिपोर्ट आई है, ऐसी रिपोर्ट एक माह पहले आई थी, और बताया गया था कि एक नया साइलो बनाया गया है चाइना के द्वारा, जहां पर 100 से अधिक मिसाइलों को रखा गया है, उनका परीक्षण किया जा रहा है। अमेरिका का कहना यह है कि जो नई साइलो बार बार अलग अलग क्षेत्रों में बनाए जा रहे हैं, यह इस वजह से बनाए जा रहे हैं ताकि चाइना अपने परमाणु शस्त्रागार में अपेक्षा से अधिक तेजी से वृद्धि करके उनकी टेस्टिंग करके वह अमेरिका को काउंटर कर सके। और इसी प्रकार की एक रिपोर्ट 7 माह पूर्व भी आई थी, जिसका नाम था चाइनीज न्यूक्लियर फोर्स 2020। इसमें यह कहा गया था कि चीन अपने परमाणु हथियारों को तेजी से बढ़ा रहा है, और वह मिसाइलों पर तैनात कर रहा है, सबमरीन पर उसको लगा रहा है, और हर क्षेत्र में अर्थात जो चाइना ने आइलैंड कई क्षेत्रों में ले रखे हैं वहां पर भी इनकी तैनाती कर रहा है। और एक तरह से देखा जाए तो जहां जहां वो अमेरिका या अपने दुश्मनों को घेर सकता है वहां घेरने का प्रयास कर। स्वाभाविक है, भारत भी इससे अछूता नहीं है, तो चाइना के जो तैयारियां हैं उनसे भारत को चिंतित होने की आवश्यकता जरूर है। जैसे कि आपको पता है कि चाइना जो है कि जो एडवांस DF-41 और DF-31AG मिसाइलों का परीक्षण 2019 में ही कर चुका है, और ये जो मिसाइलें हैं काफ़ी उन्नत मानी जाती हैं। इसके अलावा रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि मिसाइलों का तो निर्माण तेज़ी से किया ही जा रहा है, उनका परीक्षण भी कर रहा है, उनकी तैनाती भी कर रहा है, उन पर जो है कि परमाणु हथियार भी लगा रहा है। इसके साथ साथ वह अपने परमाणु पनडुब्बी की संख्या भी तेज़ी से बढ़ा रहा है। चीन के पास इस समय जो अनुमानित तौर पर जो परमाणु हथियार है उनकी संख्या 350 है, जिसमें से 240 की तैनाती उसने जमीनी मिसाइलों के रूप में किया है, 48 की तैनाती समुद्री क्षेत्र में उसने किया है, 20 जो है कि परमाणु हथियारों की तैनाती उसने बम वर्षक विमानों के लिए किया है, और 78 जो है कि न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती जो है कि चीन जगह जगह पर और कर रहा है। इससे यह पता चलता है कि यह जो चीन है उसका जो टारगेट है वह साफ है। वह क्या है कि आने वाले समय में वह क्या करेगा, अपने जो न्यूक्लियर पावर है उसको
उसको तेजी से बढ़ाएगा। और दरअसल आने वाले समय में एक दशक में ही चाइना अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनकी संख्या को डबल करना चाहता है। उसका साफ है कि जो है कि वह इतनी ज़्यादा परमाणु हथियार या परमाणु मिसाइलों की तैनाती अलग अलग क्षेत्रों में कर दे कि अमेरिका या फिर उसके सहयोगी मिलकर भी चाइना पर अटैक करें तो उसके सभी परमाणु हथियारों को एक साथ नष्ट ना किया जा सके। अब जब सभी परमाणु हथियार एक साथ नष्ट नहीं होंगे चाइना के, तो चाइना क्या करेगा, जवाबी कार्रवाई करके अमेरिका के साथ साथ अन्य जो है कि जो उसके सहयोगी उनको काफी नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए हर देश का यह प्रयास होता है कि उसके पास जितने अधिक से अधिक परमाणु हथियार हों, मिसाइलें हों और उनको अधिक से अधिक जितने क्षेत्रों में तैनात कर सके उसकी सिक्योरिटी उतनी ही अच्छी होगी। तो ऐसा ही चाइना, चूंकि वह एक विस्तारवादी, एक जो है कि साम्राज्यवादी शक्ति है और इसी के कारण वह भी ऐसा कर रहा है। तो कुल मिलाकर चाइना अपने भू स्थित आईसीबीएम पर लगे परमाणु आयुध की संख्या को जो है कि 200 तक की बढ़ोतरी इसमें करने का प्रयास कर रहा है और आने वाले समय में हमें ये पता चल सकता है कि वो बहुत जल्दी ही अपने परमाणु हथियारों की संख्या को डबल कर चुका है। भारत के समझ चुनौतियां सबसे ज़्यादा हैं। कारण ये है कि उसके साथ हमारे बाउंड्री की जो है, साथ ही साथ उस बाउंड्री पर आप देख सकते हैं लगभग 2 साल से वहाँ पर तनाव बना हुआ है और चाइना का जो विस्तारवादी रुख है वह कभी भी किसी देश के साथ जो है कि आगे बहुत समय तक नहीं रह सकता है, चाहे वो रूस हो, भारत हो या फिर इवन पाकिस्तानी हो। जब चाइना के अंदर कोई थोड़ा सा भी अशांति आती है वह क्या करता है, बॉर्डर पर अपनी एक्टिविटी बढ़ा देता है, विस्तारवाद नीतियों को बढ़ावा देता है और उस तरह से वह क्या करता है, अपने राष्ट्रवाद को भुनाने का प्रयास करता है। तो चाहे दक्षिण चीन सागर हो, जापान सागर का क्षेत्र हो या फिर जो है कि हिंद महासागर का एरिया हो या फिर अफ्रीकी क्षेत्र हो या फिर इस समय गल्फ वाला क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में चाइना क्या कर रहा है, अपनी संख्या, अपनी जो है कि प्रभुत्व को मजबूती के साथ आगे ले रहा है। और उसने अब टारगेट फिक्स कर लिया है कि पहले उसने जिस तरह से व्यापार में अमेरिका को कहीं ना कहीं टक्कर दी है, उसी तरह आने वाले समय में वह डिफेंस के क्षेत्र में भी टक्कर दे सकता है। स्वाभाविक है इस तरह की जो तैयारियां हैं वह अमेरिका के लिए भी अच्छी नहीं है, भारत के लिए भी अच्छी नहीं है। तो जरूरत है कि भारत को भी अपनी जो यहाँ पर न्यूक्लियर पावर है या जो भी अपनी डिफेंस की चीजें हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि 1962 वाली कंडीशन फिर से हम लोग के साथ हो जाए। आई होप आप संक्षेप में इसको समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।